Hello everyone. So today's topic is general characteristics of civil uprising. Previous lectures में हमने देखा था कि 1857 से पहले ही जो डिस्कम्फर्ट था वो लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति वो शुरू हो चुका था। तो अब हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तो अंग्रेज़ ही सक्सेसफुल होंगे, ब्रिटिशर्स जो हैं वही सक्सेसफुल होंगे इस तरह के जो रिबेलियंस, जो जगह जगह अपराइजिंग्स होंगी, विद्रोह होंगे उनको दबाने में। लेकिन फिर भी एक शुरुआत जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो चुकी थी। तो फिर हम सिर्फ 1857 के ही इवेंट्स को मेनली पढ़ते हैं और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिटेल्स जो हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से और मेंस एग्जामिनेशन दोनों से ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक क्रोनोलॉजिकली वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से लोगों ने जो है डिसकम्फर्ट अपना, रेजिस्टेंस अपना ब्रिटिशर्स को दिखाना शुरू किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं सिविल अपराइजिंग से। जो सिविल अपराइजिंग है इसका आपने बेसिकली एक चीज़ को याद रखना है ध्यान से कि ये इसमें जो मेंबर्स होंगे वो आप देखेंगे कि टाइम एंड प्लेस के हिसाब से वो आपको दिखेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे जो है लोग विद्रोह करेंगे और उनकी कंडीशंस काफ़ी कॉमन होंगी। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए जो बहुत सारे डिससेटिस्फाइड रूलर्स होंगे जिन्होंने संधियां साइन की हुई हैं अंग्रेज़ों के साथ, या उनके उत्तराधिकारी हैं, या ऐसे सोल्जर्स जो अनएम्प्लॉयड हैं या मतलब अंग्रेज़ों की आर्मी में वो नहीं हैं, वो डिस्पोज कर दिए गए हैं। और फिर ज़मींदार होंगे, उनके ज़मींदारों की लो कास्ट जो मासेस हैं, आपको इस तरह के जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए लोगों का विद्रोह आपको सिविल अपराइजिंग में देखने को मिलेगा। सो हम आगे देखते हैं। सो इम्पॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग, जैसे सन्यासी रिवोल्ट है। तो सन्यासी रिवोल्ट में क्या था? सन्यासी रिवोल्ट में हम देखेंगे कि हार्श इकोनॉमिक जो ऑर्डर है वो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो बहुत अकाल पड़ा था और उसके बाद में वो काफ़ी हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर जो कि ब्रिटिश ने था, उन्होंने ये लोगों पे मतलब काफ़ी जो प्रेशर था वो लोगों पे आ चुका था, जिस वजह से क्या हुआ था कि जो पीजेंट्स हैं, स्मॉल ज़मींदार्स हैं और जो डिसपोजेस्ड जो डिसबैंडेड सोल्जर्स हैं, डिसबैंडेड सोल्जर्स मतलब जो हटाए जा चुके हैं, जिनको जो दे आर नो लॉन्गर इन द आर्मी, और डिसपोजेस्ड सो स्मॉल ज़मींदार, जो लोग ऐसे जिनकी ज़मींदारी उनसे छिन गई हुई है, तो ये लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार के ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और क्या करेंगे, ये कंपनी जो की फैक्ट्रीज है उस पर रेड डालेंगे और अटैक करेंगे वहाँ पे और कंपनी की फोर्सेस साथ लड़ेंगे। तो काफ़ी लंबा जो वॉरेन हास्टिंग्स को प्रोलॉन्ग एक्शन लेना पड़ा था इस विद्रोह को दबाने के लिए, सन्यासीज के जो विद्रोह को दबाने के लिए। तो इसमें एक बड़ी ख़ास बात थी कि जो हिंदू और मुस्लिम्स थे इनकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी, दोनों की ग्रुप्स की। तो एक बोथ द ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, और इसमें एक बहुत ही फेमस विमेन जो है उनका जिक्र है, देवी चौधरानी का जिक्र है, जिसके ऊपर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जो उन्होंने एक नॉवल भी लिखा था आनंद मठ, उसमें भी उनका जिक्र है। और जो उनका नॉवल था वो पूरा सन्यासी रिवॉल्ट के ऊपर ही बेस्ड था, जो आनंद मठ था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ये इसके बारे में भी लिखते हैं, देवी चौधरानी के बारे में भी लिखते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक विमेन की इंपॉर्टेंस देखी थी। तो एक 1857 से बहुत पहले ही जो विमेन का रोल आप यहाँ दिखा सकते हैं कि शुरू हो चुका था, और जो कि एक डिससेटिस्फाइड लोग थे एलियन रूल के खिलाफ। तो वो हमें ये पहला विद्रोह दिखाता है। नेक्स्ट है रिवॉल्ट इन मिदनापुर का। तो ये वेस्ट बंगाल का रिवॉल्ट है। यहाँ पे क्या होगा, इस रिवॉल्ट में आप देखेंगे कि जो 3000 ज़मींदार हैं और तालुकदार हो गए, उनके देखिए रिश्ते जो रियात के साथ थे ना, ज़मींदार जो थे उनके रिश्ते रियात्स को यहाँ पे हम टेनेंट्स बोलेंगे, किराए पे जो काम करते हैं ना ऊपर ज़मीन लेकर, रियात्स। तो बहुत अच्छा सिस्टम था, लोगों का आपस में भाईचारा अच्छा था। 3000 ज़मींदार कम नहीं होते हैं, तो दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। लेकिन जब से 1772 में जो ब्रिटिशर्स ने न्यू जो निकाला ना लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसके तहत क्या हो गया था कि बहुत सारे लोगों से उनकी ज़मींदारी मतलब छिन गई थी और रियात भी बहुत परेशान थे। तो आप देखेंगे कि रिलेशंस में कुछ फ़र्क पड़ गया था, क्योंकि सिस्टम नए लॉन्च हो गए थे, जिस वजह से जो वेंसी ताट हैं उनका
जो है रियाट्स के साथ एक टसल, एक फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। रियात में फिर से आपको बता रही हूँ कि टेनेंट्स हैं, किराए पे जो खेतों में काम करते हैं, ये वो लोग हैं। तो ज़मींदार क्या करेंगे मिदनापुर के, वो उनकी साइड लेंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट किन के साथ हुआ था, ज़मींदार के साथ, रियाट्स के साथ और ब्रिटिशर्स का आपस में ये विद्रोह हुआ था, जिसमें एक तरफ रियात थे और ज़मींदार थे और दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे और उनके रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल्स थे। तो उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता था। तो आप यहाँ से ये समझ ही सकते हैं कि जो कॉमन सिटीजन्स थे या मतलब मासेस थे, मासेस में के अंदर एक ह्यूज डिससेटिस्फेक्शन थी। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे ऑलरेडी काम करना और वहाँ से मतलब और ऊपर से जब एलियन रूल है, वो एलियन रूल और ज़्यादा जैसे ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च कर रहा है जिस पॉलिसीज़ से उनको फ़ायदा कुछ खास हो नहीं रहा जो है मासेस को, और उल्टा वो बर्डन में आ रहे हैं। तो ये बड़ा हैवी इकोनॉमिक बर्डन, और अंग्रेज़ों को था कि हमने सरप्लस मनी जो है वो लेना। तो यहाँ पे आप जो मार्क्स का विचारधारा है बुर्जुआ प्रोलेटेरियन वाला, वो उसको भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे रूलिंग क्लास जो है वो है, और जो आगे उनके जो सिटीजन्स हैं, उन नेटिव्स हैं, उनके ऊपर बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो गैप्स हैं वो बढ़ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज जो रूलिंग क्लास है वो कहीं ना कहीं सरप्लस की तरफ ध्यान दे रही है कि पैसा मिल जाए हमें। तो इस तरह से देवर हाईली डिससेटिस्फाइड। और फाइनली जो इसका इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, इम्पॉर्टेंट जो लीडर थे इस जो मिदनापुर वाले रिवॉल्ट के, वो थे दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढाल। तो ये आपको कुछ चीज़ें जो डिटेल्स हैं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है रिवॉल्ट ऑफ मुआमरियाज। तो जो मुआमरियाज हैं ये क्या कौन है, देखिए जो मुआमरियाज हैं ये लो कास्ट पीजेंट्स थे, लो कास्ट किसान थे ये। और इनका किन के साथ प्रॉब्लम इनकी चल रही थी, इनकी ये वहाँ के जो अहोम किंग्स हैं असम के, ये उनको चैलेंज कर रहे थे। वो अपने एक गुरुदेव हैं अनिरुद्ध देव, उनको फॉलो करते थे। और इस लो कास्ट जो ग्रुप्स हैं इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था अपने ही किंग के खिलाफ, और जिस वजह से जो इनका पहले एक राजा था किंग ऑफ दरांग, उन्होंने जो बुरकंदेज जो थे, जो डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स थे मुस्लिम आर्मीज के और ज़मींदार थे, उनको इकट्ठा किया। तो देखिए एक राजा जो है वहाँ पे किंग दारंग है, जो दारंग का राजा है कृष्ण नारायण, वो साथ में डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स जो दे आर नॉट नो लॉन्गर इन अ आर्मी, और ज़मींदार, ये सारे इकट्ठे होके क्या करते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं। ये क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे कि भाई हम डिससेटिस्फाइड हैं अपनी अथॉरिटी से। तो अब क्या होगा कि जो अहोम किंग है वो क्या करेगा, अहोम किंग ब्रिटिशर्स की हेल्प लेगा, क्योंकि उसके राज में ही लोग उससे डिससेटिस्फाइड हैं। तो मुआमरीज जो थे उन्होंने भाटिया नगर को अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, और रंगपुर एंड जौहरत को एक अफेक्टेड एरिया थे। और इसमें एंड में होता तो यही है कि जो अहोम किंगडम है वो बच जाता है, सर्वाइव कर जाता है इस रिबेलियन को, और जो वीक किंगडम है वो बर्मीज इन्वेजन के अंडर आ जाते हैं, और फाइनली केम अंडर ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाते हैं। देखिए अब हमें ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है हर रिवॉल्ट में कि आप देखेंगे कि अलग तरीके से जो लोग हैं अलायंसेस बना रहे हैं। तो पहले जैसे सब्सिडरी अलायंसेस बनाई थी अंग्रेज़ों ने, तो अब लोग इनके अगेंस्ट डिससेटिस्फेक्शन, डिस्कम्फर्ट है, और जो एक कहते हैं ना चिंगारी, वो स्टार्ट हो चुकी थी 1857 से बहुत पहले ही, सिविल अपराइजिंग के टाइम पे ही हम इसको बोलेंगे, ठीक है। और आई भी वो किन लोगों में, किसानों में, ज़मींदारों में, और जो मतलब सोल्जर्स हैं, डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स हैं, और ऐसे डीपोजेस्ड जिनके पास अब कोई ज़मीन नहीं है, ऐसे ज़मींदारों के बीच में ऐसे रूलर्स जिनको किसी ना किसी तरीके से अंग्रेज़ों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिससे उनको कहीं ना कहीं उनकी जो टेरिटरीज छिन गई उनसे। तो इस तरह के जो नुकसान जिन लोगों का हुआ था, वो लोग आपस में धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हुए थे। तो देखिए ये वो दौर है कि जब ये लोग अंग्रेज़ों के कंपैरेटिवली मुकाबले में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हैं, क्योंकि उनके पास आर्मी बहुत अच्छी है, उनके तौर तरीके बहुत अच्छे हैं, उनके पास सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक ज़ील थी कि हमने रिबेल करना है, हमने विद्रोह करना है। तो कहते हैं ना कि जो चेंज आता है सोसाइटी में, वो चेंज इसी स्पार्क की वजह से, ह्यूमन एक्शन की वजह से ही आता है। तो आप देखेंगे जो सिविल अपराइजिंग है गोरखपुर की और बस्ती बहरेच में, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं उनको युद्ध
के खर्चे के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया था जिसको इजारदार प्लान बोलते हैं। इसमें क्या करना था, इसमें उन्होंने प्लान बनाया कि अंग्रेज ऑफिसर्स को एज अ रेवेन्यू फार्मर्स की तरह हम लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हम अवध में अपॉइंट करेंगे। और उन्होंने किसको इन्वॉल्व किया, मेजर अलेक्जेंडर हैने को इन्वॉल्व किया। अब जो हैने थे वो बहुत ही ज़्यादा ओप्रेसिव और एक्सेसिव डिमांड रखने वाले जो कि ऑफिसर थे, और जिस वजह से एक बड़ा नॉर्मल सा एरिया जो पहले नवाब के अंडर था वो पैनिक स्ट्रिकन हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं। तो फिर क्या होगा, फाइनली जब इतना ज़्यादा बर्डन आप किसी पे डाल देंगे और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको युद्ध के खर्चे निकालने हैं, अंग्रेज़ों ने युद्ध के खर्चे निकालने थे, तो ज़मींदार जो थे और जो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने अनबेरेबल होने लग गया उन लोगों के लिए 1781 में। और कुछ ही हफ्तों के बीच में ऑल जो थे हैनेस के जो सबॉर्डिनेट्स थे उनको मारा गया। तो लोगों ने मारना शुरू कर दिया, कानून को अपने हाथ में ले रहे थे लोग, और बी सीज कर दिया। और आप देखेंगे कि ज़मींदारी जो थे उन्होंने काफ़ी गुरीला वॉर फोर्सेस का भी यूज़ किया। जो लोग विद्रोह कर रहे थे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, उन्होंने गुरीला वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया। मतलब इसमें जंगलों में छुप छुप के इस टेक्निक के सहारे जो है लड़ाई लड़ी जाती है। और हालांकि जो रिबेलियन है वो क्रश कर दिया गया, लेकिन इसके बाद जो हैने था, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने अपने ही ऑफिसर को डिसमिस किया और इजारा सिस्टम जो था उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि उनको लगा ये सक्सेसफुल नहीं है, लोग विद्रोह करने शुरू हो गए हैं। तो आप हम यहाँ पे अब देखेंगे एक चीज़ को कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको समझ लगना शुरू हो चुका था कि लोग उनके खिलाफ डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, और वो अपने ही अथॉरिटीज़ तक उनके ही खबर पहुंचनी और ये सब चीज़ें होना शुरू हो चुका था बहुत पहले से ही। तो जो कि आगे जाकर एक विराट रूप लेगा जब हम नेशनल स्ट्रगल पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस का। रिवॉल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम, तो ये हम आगे स्टडी करने वाले हैं। इस रिवॉल्ट में देखिए क्या होगा, इस रिवॉल्ट में ट्रिटी साइन की गई थी अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों की राजा आनंद गजापति राजू के साथ, जो कि विजयनगर के रूलर थे। तो इन दोनों ने मिलकर ट्रिटी साइन की थी कि हम क्या करेंगे, नॉर्दर्न सरकार्स जो एरिया है, रीजन है नॉर्दर्न सरकार्स का, वहाँ से हम लोग जो फ्रेंच है उनको बाहर निकालेंगे। जो नॉर्दर्न सरकार्स का रीजन है ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था, और अब इसका कुछ रीजन आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा के साथ भी लगता है। ये कोस्टल रीजन्स होते हैं। तो बेसिकली अंग्रेज़ों ने और वहाँ के राजा ने आपस में जो है संधि साइन की कि हम क्या करेंगे, फ्रेंच को एक्सपेल करेंगे इस एरिया से, और इस मिशन में ये सक्सेसफुल हुए। लेकिन अंग्रेज़ अपनी जो चीज़ थी, मतलब ट्रिटी के अंदर जो वर्ड्स उन्होंने बोले थे वो उससे मुकर गए। बाद में उन्होंने वो कंडीशंस जो फुलफिल करनी थी वो नहीं की। तो फाइनली जो राजा होता है, राजा अपसेट हो जाता है इस चीज़ से, और आनंद राजू जो होता है वो ही डाइड बिफोर ही कुड सीरियसली टैकल द इंग्लिश। वो इंग्लिश को टैकल कर पाते, इससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। और बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो विजयनगर पे 3 लाख रुपए का जो ट्रिब्यूट है वो डाल देती है, जिस वजह से वहाँ का जो राजा है, जो उत्तराधिकारी होंगे या बाद में जो राजा बने, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी तरफ से आपको देने के लिए कोई ड्यूज़ बाकी नहीं थे, हमने आपको कोई भी पैसा नहीं देना था। और फिर वो राजा क्या करेंगे, कुछ अपने सब्जेक्ट्स, अपने लोगों को खड़ा करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, और उन्होंने फिर विद्रोह किया। और इंग्लिश जो थे उन्होंने क्या किया, राजा को कैप्चर कर लिया, बाद में उसको एग्जाइल यानी कि वहाँ से फोर्सफुली जो है बाहर भिजवा दिया, अपने ही राज्य से अलग कर दिया। और बाद में हम देखेंगे कि जो विजयनगरम है, विजयानागरम है, वो आ जाता है कंपनी के रूल के अंडर। और कंपनी बाद में जो उनके डिसीज्ड जो राजा होता है, उनके बेटे को जो कुछ जो स्टेट है, कुछ प्रॉपर्टी जायदाद वो उनको देगी। और बाद में डिमांड कम कर दी थी उन्होंने कि आपसे हमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंस या ये चीज़ें नहीं चाहिए, कम कर दी थी, उनके ऊपर प्रेशर कम कर दिया था। लेकिन देखिए राजा जिनके साथ ट्रीटीज़ की हैं, तो नेचुरली अभी तक हम यही देख रहे हैं कि लोग डिससेटिस्फाइड हैं। नाउ दे आर नो लॉन्गर थिंकिंग बट दे आर टेकिंग एक्शंस। अब वो रिवॉल्ट करेंगे, एक्शंस लेंगे,
तो ये अलग टाइम पे अलग अलग प्लेसेस पे हुआ है, लेकिन नेचुरली ये चीज़ें, ये रिबेलियन बहुत इम्पॉर्टेंट था कि ताकि फाइनली अंग्रेज़ों को इंडिया से खदेड़ा जा सके। तो इस तरह से ये जो अपराइजिंग्स हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा हमेशा ही जो मॉडर्न इंडिया के इतिहास में अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है ये एक एक भी जो अपराइजिंग है। नेक्स्ट है रिवॉल्ट ऑफ धूंधिया इन बिदनूर। अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या हुआ था। इसमें हम देखेंगे कि जो इंग्लिश हैं उनको जो लोकल रूलर था धूंधिया वाघ मराठा लीडर, उनके साथ इनको था, मतलब इनको भिड़ना पड़ा था। तो कॉन्क्वेस्ट जब होता है मैसूर का तो इंग्लिश जो है वो इनको कन्फ्रंट करते हैं कुछ नेटिव लीडर्स को, और धूंधिया वाघ जो होते हैं वो लोकल मराठा लीडर होता है जिसको कन्वर्ट जो कि टीपू सुल्तान के टाइम पे कन्वर्ट किए गए थे इस्लाम में, और उनको जेल में डाल दिया गया था उनके मिस एडवेंचर्स की वजह से, और वो बाद में ही गॉट रिलीज्ड विद द सेरिंगापटम की जब फॉल किया तो वो बाहर निकल आए थे। तो जो धूंधिया थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइज की एक फोर्स को जिसमें कि एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से डिससेटिस्फाइड थे। उन्होंने एक छोटी सी टेरिटरी भी अपने लिए कार्व आउट कर ली थी, और बाद में जो बाद में उनकी हार हो गई थी अंग्रेज़ों से 1799 में, और बाद में उन्होंने मराठा रीजन में जाकर रिफ्यूज ले लिया था, सहारा ले लिया था, वहाँ पे एज अ रिफ्यूजी बन के रहने लगे थे, जहाँ पे उन्होंने जो एक डिसअपॉइंटेड प्रिंसेस थे, कुछ ऐसे डिसअपॉइंट हो चुके डिस्करेज्ड जो युवराज थे, राजकुमार थे, उनको उन्होंने एनकरेज किया। तो देखिए जो अब एक ऐसे रूलर जो कि मतलब जेल काट के आए हैं, बाद में अंग्रेज़ों के हाथों उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं दूसरे किंग्स को कि भी राजाओं युवराज को कि भी आप अब अंग्रेज़ों के अगेंस्ट आप क्या करेंगे, फाइट कीजिए। उन्होंने खुद लीडरशिप लिया और सितंबर 1800 में ही वॉज किल्ड, वो मारे गए बाय वेलेस्ली। और कहते दो जो धूंधिया थे वो फेल हो गए थे, बट बिकेम अ वेनरेटेड लीडर टू द ऑफ द मासेस। ये एक ऐसे लीडर की तरह थे जिसको दबाया गया था ज़बरदस्ती, लेकिन वो हमेशा मासेस के एक लीडर बन के ही लोगों ने उनको याद किया बाद में। नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा पेज़हाजी राजा। तो जो केरल वर्मा पेज़हाजी राजा थे वो उनको केरल सिंघम भी बोला जाता था, लॉयन ऑफ केरला भी बोला जाता था। तो वो जो कोट्टयम एरिया है उसका रूलर थे, और उन्होंने हैदर अली को, टीपू सुल्तान को जो है रेजिस्ट किया था, और बाद में अंग्रेज़ों के साथ भी इनकी लड़ाई हुई थी। तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी वो एक्सटेंड हुई थी, कोट्टयम एक्सटेंड हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ गई थी। तो उन्होंने एक 1790 में एक अग्रीमेंट कर दिया था जिसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि कोट्टयम को इंडिपेंडेंट मानेंगे। तो कोट्टयम में इंडिपेंडेंट जो इंग्लिश है वहाँ पे वीर वर्मा जो होते हैं, एक जो वही जो एक इम्पॉर्टेंट राजा, उनके अंकल को वो वहाँ पे एक न्यू राजा की तरह अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहानी आप समझेंगे इस चीज़ को कि जो एक रूलर है मेन, जिसको केरल सिंघम, लाइन ऑफ केरला बोला जाता है, वो जो राजा है उसको उसकी जगह पे जो है अंग्रेज़ इंटरफेयर करके क्या करेंगे, वहाँ के उनके अंकल को बिठाएंगे नया राजा बनाकर, और जो अंकल उनके राजा बनेंगे वो क्या करेंगे, एक रेवेन्यू फिक्स करेंगे बाय द कंपनी, क्योंकि जो जिन राजाओं को भी कंपनी ने बिठाया है वो कंपनी के पपेट्स की तरह ही थे, कठपुतली की तरह ही थे, और वो क्या करेंगे, बहुत ही लिवाइड हैवी टैक्सेस, एक्सॉर्बिडेंट टैक्सेस, रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन द पीजेंट्स। उन्होंने किसानों के ऊपर बहुत हाई जो टैक्सेस वो थे वो लगा दिए थे, जिसकी वजह से लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब लोग किसके साथ जुड़ेंगे, नेचुरली वो जो केरल के लॉइन जो राजा हैं, जो जिनके अंकल को बिठाया है वहाँ पे, तो वो प्रीवियस जो राजा है वो क्या करेंगे, अब उन सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, और अंग्रेज़ों को बीट करेंगे, अंग्रेज़ों के साथ उनको टक्कर देंगे। तो 1797 में एक ट्रीटी साइन की जाती है, और बट अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर डिस्प्यूट ऑन वायनाड इन 1800 स्टार्टेड एन इंसर्जेंट वॉरफेयर। तो ये जो राजा थे उन्होंने नैयर्स को
मापिलास को, पठान्स को, ये मापिलास और पठान्स ऐसे ये सोल्जर्स थे जो कि टीपू सुल्तान के सोल्जर्स थे जिनको डीमोबिलाइज कर दिया गया था और जो बाद में अनएम्प्लॉयड हो गए थे टीपू सुल्तान की डेथ के बाद। तो ये सारे लोग इकट्ठा मिलके नैयर्स, प्रीवियस जो राजा है लायन ऑफ केरला जिनको बोला जाता है, वो मापिलास और पठान्स, ये सारे इकट्ठे होके क्या करेंगे, एक फाइट करेंगे नियर द ब्रिटिश के अगेंस्ट जो ये फाइट करेंगे। तो द केरला सिंघम कहते हैं कि इस फाइट में वो मर गए थे। ही डाइड इन अ गन फाइट एट माविला टोडू नियर प्रेजेंट डे केरला कर्नाटका बॉर्डर। तो फाइनली जो है उनका जो लीडर है वो डेथ हो जाती है और ये अपराइजिंग इसके साथ ही खत्म हो गया था। सिविल रिबेलियन इन अवध। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अवध में क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे अगर, तो ये बेसिकली एक एरियर्स के ऊपर था कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स तंग कर रहे थे रूलर को कि भी आपके पास, आपको हमारा बकाया पैसा देना है बहुत सारा। तो उसके प्रेशर में आके है कि जो कि ज़्यादा लोग उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो वज़ीर अली खान है, जो चौथे नवाब थे अवध के, वो ब्रिटिशर्स की हेल्प से वो गद्दी पे बैठे थे, लेकिन उनके जो रिश्ते थे ब्रिटिशर्स के साथ वो बहुत जल्दी ख़राब हो गए थे, अच्छे नहीं रहे थे और उनको फिर रिप्लेस कर दिया गया था। देखिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो भी रूलर्स उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता था या जिससे उनका बैर हो जाता था, तो वो क्या करते थे, उनको रिप्लेस करके उन्हीं के फैमिली के किसी दूसरे इंसान को, जैसे उनके अंकल को बिठा दिया। यहाँ पे सादत अली खान जो दो थे, सेकेंड थे, उनको बिठाया गया गद्दी पे। तो और जो प्रीवियस राजा था उसको पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। तो जनवरी में जो है ब्रिटिशर्स का जो ब्रिटिश रेसिडेंट है जो जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी है, उनको जो है प्रीवियस राजा जो है जिसको हटा दिया था गद्दी पे, वो क्या करेगा, उनको मरवाएगा, मार देगा। तो जो वज़ीर अली के गार्ड्स हैं, जो वज़ीर अली के गार्ड थे, उन्होंने भी 2 यूरोपियंस को मार दिया था। इवन मैजिस्ट्रेट जो थे बनारस पे, उस पर भी अटैक करवाया था। तो बहुत अनॉयड था वो राजा कि भाई ये ब्रिटिशर्स ने मेरे साथ ठीक नहीं किया और ट्रीटी भी साइन की और बाद में रिश्ते भी ठीक नहीं रहे इनके। तो यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर मैसेकर ऑफ किलिंग्स ऑफ होंगी बनारस में, जिसमें ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों का। तो जो वज़ीर अली है वो क्या करेंगे, कई हज़ार लोगों के साथ असेंबल होके क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ टक्कर लेंगे और लेकिन हराए जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया था, जनरल अर्स्काइन ने इनको हरा दिया था। तो वज़ीर अली फिर जो है बुटवाल भाग गए थे और वहाँ पे उनको असाइलम, वहाँ के राजा जयपुर के जो राजा थे उन्होंने उनको शरण दी थी। तो जो आर्थर वेलेस्ली हैं, उन्होंने वहाँ के राजा को बोला कि आप एक्स्ट्राडिट वहाँ से छोड़ दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए आप हमें वज़ीर अली को। तो वज़ीर अली को इस शर्त पे छोड़ा गया था कि ना ही इनको कोई भी तकलीफ जिसको है नहीं पहुंचाई जाएगी, इनको हैंग नहीं किया जाएगा या इनको बेड़ियों में नहीं जकड़ के रखा जाएगा या इनको बांध के नहीं रखा जाएगा। हम इनको हैंड ओवर तो कर देंगे, एक्स्ट्राडाइट तो कर देंगे, लेकिन कोई भी नॉर बी ही पुट इन फेटर्स, इनको बेड़ी में नहीं रखा जाएगा। तो फाइनली जो है वो सरेंडर कर देते हैं दिसंबर 1799 में। और फिर बाद में इनको एक फोर्ट विलियम जो कैलकाटा का बड़ा फेमस जो किला था, वहाँ पे इनको एक बंदी बनाकर वो रख लेते हैं, कन्फाइनमेंट में रख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अपराइजिंग्स इन गंजम एंड गमसर 1800। और हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली जो लैंड लॉर्डिज्म था वहाँ का, उनके जो हम यहाँ पे देखिए कि जो इन द नॉर्दर्न सरकार्स गंजम एंड एडजॉइनिंग रीजन्स, वहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक डिससेटिस्फेक्शन सी अराइज हो गई थी। जो श्री कारा भांज थे, एक ज़मींदार थे गमसर के, गंजम डिस्ट्रिक्ट के, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई हम आपको रेवेन्यू नहीं देंगे। और ये एक ओपन रिबेलियन था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो जो स्नॉट ग्रास है, वहाँ के जो ऑप्रेसिव और करप्ट कलेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की इसको दबाने की। श्री कारा क्या करेंगे, फिर कई लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराएंगे, जैसे लानी देव ऑफ विजयानगर और जगन्नाथ देव ऑफ प्रतापगिरी, इनको भी साथ में मिलाएंगे। और 1804 में जगन्नाथ देव को कैप्चर कर लिया गया और ही वाज सेंट टू मसूलीपट्टनम, बट इंग्लिश हैड टू असाइन, इंग्लिश को श्री कारा भांज को कुछ अपने जो एरियाज थे वो देने पड़े। और 1808 में देखेंगे कि जो धनंजय भांज है, बेटा होता है श्री कारा का, वो अपने फादर को बोलते हैं कि कुछ जायदाद को आप छोड़ दीजिए। तो जो धनंजय हैं वो क्या करते हैं कि वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ होते हैं और ही वॉज ऑल्सो फोर्स टू सरेंडर, और इनको भी अंग्रेज़ कहेंगे कि आप सरेंडर कर दीजिए 1815 में। तो फिर क्या देखने को मिला कि जो श्री कारा हैं
जब वो गंजम वापस आए उन्होंने रीअपॉइंट किया था अपने ज़मींदार को गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, और उन्होंने 18 ही मैनेज उन्होंने सारी प्रॉपर्टी को 1819 एंड 1830 तक उन्होंने मैनेज किया, लेकिन वो एरियर्स जो थे, जो बकाया था अंग्रेज़ों का, वो नहीं दे पाए थे, और जो धनंजय थे वो नहीं पे कर पाए इतने हायर जो मतलब एरियर्स। और धनंजय वहाँ क्या करेंगे, रिबेल करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और काफ़ी फोर्सेस जो हैं वो जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी, गमसर और कोलाइडा का जो एरिया है वो क्या ऑक्यूपाई कर लेंगे, और ये जो रिवॉल्ट होगा वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को काफ़ी कम कर दिया था उसने। हाउएवर जो धनंजय थे उनकी डेथ हो गई थी दिसंबर 1835 में, और उनके फॉलोअर्स ने ये जो रेजिस्टेंस है जारी रखा था। तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है रसल को, जिनके पास पूरी पावर्स होती हैं टू डील विद द सिचुएशन। तो जो ये स्ट्रगल चला था 1837 तक, तो जो दूरा बिसाई था और फॉर्मिडेबल रीडर, उनको अरेस्ट कर दिया गया था, और फाइनली जो गमसर का एरिया था उसे फॉरफिटेड, उनको ख़त्म कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था, और उसके ऊपर हैवी जो फाइन उन्होंने डाल दिए थे अंग्रेज़ों ने। तो आप देखिए कि यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें क्या समझने को मिलता है कि एक ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि एक राजा के साथ जब मतलब लिंक में हैं, तो बाद में उनको, उनके उत्तराधिकारी को, सबको ही फोर्स किया जा रहा है हैवी एरियर्स पे करने के लिए। तो देखिए कि ये एक कंपनी के अनुसार ये एंटर हुए थे, और बाद में सारा जो स्ट्रैटेजिक वे से पूरा इंडिया जब इन्होंने कंट्रोल किया, और फिर बाद के जो खुद के ही यहीं के रहने वाले जो नेटिव रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा तंग पड़ चुके थे कि पेमेंट्स इनको देनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को, बहुत हाई मनी इनको देना पड़ता था मेंटेनेंस का, जिसके लिए ये सब करना इनके लिए बहुत टफ हो जाता था। और एक जो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि इनकी इंसल्ट भी की जाती थी और ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि ये रूलर्स थे। तो जिसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि ये जो अपराइजिंग्स हैं ये बाद में एक बहुत ही विराट रूप ले लेती हैं। तो जो नेक्स्ट जो अपराइजिंग्स हैं, आज हमने 10 अपराइजिंग्स, सिविल अपराइजिंग्स हमने डिस्कस किए हैं। जो बाकी की हैं वो नेक्स्ट ऑडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू सो मच।